देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री अब हरियाणा में हो चुकी है और पहले चरण में 80 किलोमीटर का सफर तय होगा। 2 चरणों में होगी भारत जोड़ो यात्रा। तो हरियाणा में 6 जनवरी से शुरू होगा दूसरा चरण और ऐतिहासिक गांव घासेड़ा भी जाएगी ये यात्रा। बंटवारे के वक्त दरअसल गांधी जी भी घासेड़ा गांव आए थे और मुसलमानों को भारत में रोकने के लिए वो यहां पर आए थे। तो राजस्थान के बाद आज से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हरियाणा में हो रही है। हरियाणा में इस यात्रा का 2 चरणों में आगाज हो रहा है। पहले चरण की यात्रा आज से, तो दूसरे चरण की यात्रा 6 जनवरी से शुरू होगी। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के लिए खास रूट तय किया गया है। इस यात्रा के दौरान आपको बता दें कि राहुल गांधी मेवात के ऐतिहासिक गांव घासेड़ा भी पहुंचेंगे और भारत पाक बंटवारे के वक्त यहां से जा रहे मुसलमानों को रोकने के लिए खुद महात्मा गांधी इस गांव में आए थे। भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण के दौरान राहुल गांधी 3 दिन में 80 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलेंगे। तो हरियाणा में आपको बता दें कि कौन कौन से जिलों से यात्रा गुजरेगी। दरअसल मेवात जिले के झिरका, फिरोजपुर और यहां से यात्रा गुजरेगी। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिला के अकेड़ा से भी ये यात्रा गुजरेगी। गुरुग्राम जिले के सोना भी भारत जोड़ो यात्रा जाएगी। जिला रेवाड़ी के निमोज से भी ये यात्रा गुजरेगी। फरीदाबाद के पाली और बड़कल चौक से भी ये यात्रा गुजरेगी। तो हरियाणा में पहुंच चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। 2 चरणों में भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में चलने वाली है। अब से पहले राजस्थान में थी, अब उसके बाद हरियाणा में एंट्री हो चुकी है। हरियाणा में 6 जनवरी से होगा दूसरे चरण का आरंभ। तो अब धीरे धीरे ये यात्रा जो है राहुल गांधी की अलग अलग राज्यों में एंट्री कर रही है। उत्तर प्रदेश पहुंची, उत्तर प्रदेश के बाद आज जो है वो हरियाणा राज्य में एंट्री करेगी। 2 चरणों में यहां से राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा के सारे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, आगे चलेंगे। देखिए तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। ये उस लाव लश्कर की तस्वीरें हैं जिस वक्त देखिए कुमारी शैलजा को आप देख सकते हैं, दीपेंद्र हुड्डा को आप देख सकते हैं। ये तमाम लोग जो है पुराने कांग्रेसी हैं और इनका कद हरियाणा की राजनीति में बहुत ज्यादा बड़ा है। चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात कर ले हम या फिर शैलजा कुमारी की बात कर ले, ये जो लाव लश्कर है राहुल गांधी का लगातार काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। उनके साथ लोगों का जुड़ने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। चारुल, बिल्कुल, देखिए कई सारी कंट्रोवर्सियां रही, लेकिन उस बीच भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। और आगे बढ़ते बढ़ते देखिए कई सारे, जिस तरह हमने जिक्र किया, कई सारे विवाद तो रहे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जिसकी शुरुआत साउथ से की गई थी, जहां कांग्रेस मानती है कि मजबूती से वो आगे बढ़ सकते हैं, वहां से इस यात्रा की शुरुआत हुई। कन्याकुमारी से आगे जाएंगे कश्मीर तक, जम्मू तक। लेकिन आप ये समझिए कि इस पूरी यात्रा में कई सारे विवाद, लेकिन लगातार आगे बढ़ रही है। आज हरियाणा में एंट्री हो रही है। 2 चरणों में यहां पर देखिए ये यात्रा रखी गई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी समझाया जा रहा है कि हरियाणा में आखिर क्या रूट रहने वाला है। गुरुग्राम जिले के किस तरह आगे बढ़ेगी भारत जोड़ो यात्रा, और इसके साथ ही रेवाड़ी में क्या रूट रहने वाला है। ये तमाम चीजें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। निदा, बिल्कुल, तो हरियाणा के किन किन जिलों से होकर के ये यात्रा गुजरने वाली है, ये जो रूट है पूरा, ये ग्राफिक्स के जरिए हमने तैयार किया है। इनके जरिए आपको जिले वाइज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां से इस यात्रा का जो रूट है वो तय किया गया है। दरअसल आपको हम बताएं कि दरअसल मेवात जिले के झिरका, फिरोजपुर और घासेड़ा से ये यात्रा गुजरने वाली है। इसके अलावा अगर अगले पड़ाव की हम बात करें इन ग्राफिक्स के जरिए, तो महेंद्रगढ़ जिला के अकेड़ा से भी ये यात्रा जो है वो निकलेगी। गुरुग्राम का जिक्र जैसे कि चारुल ने किया, तो गुरुग्राम जिले के सोना भी भारत जोड़ो यात्रा जाएगी। चारुल, बिल्कुल, अगर रेवाड़ी की बात कर लें तो रेवाड़ी में निवोद से ये यात्रा जो है निकलने वाली है। फरीदाबाद के पाली और बड़कल चौक से भी यात्रा जो है वो निकलने वाली है। तो देखिए अलग अलग रूट तय किए गए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसे भारी मात्रा में समर्थन मिल रहा है। और ऐसे में शुरुआत से ही प्रशासन जो है हर कोशिशें कर रहा है कि कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, क्योंकि एक लाव लश्कर जिस तरह जिक्र निदा ने किया वो इसमें देखा जा रहा है। भारी
मात्रा में समर्थन भी मिल रहा है। लोग लगातार कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं और ऐसे में अगर हम बात कर लें तो तमाम राज्य से होती हुई आज ये यात्रा जो है हरियाणा पहुंच चुकी है। यहां पर 2 चरणों में ये यात्रा होगी। रूट हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया है कि किस तरह से कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो आगे बढ़ेगी और अपने पड़ाव तक पहुंचेगी। बिल्कुल, तो धीरे धीरे तमाम राज्यों से गुजरेगी। फरीदाबाद की बात कर लें, गुरुग्राम की बात कर लें, फिलहाल अभी हरियाणा राज्य में मौजूद है, वहां के अलग अलग जिलों से ये यात्रा जो है वो गुजरेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के संसदीय दल की। दरअसल आज कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक होगी और सुबह करीब 9:30 बजे संसद में संसदीय दल की ये बैठक होने जा रही है। संसद में होने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। संसद में केंद्र सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। बताया जा रहा है कि शीतकालीन सत्र के तय समय से पहले खत्म होने की खबर को लेकर कांग्रेस संसद में अपने जरूरी मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाने की प्लानिंग को लेकर भी इस बैठक में चर्चा कर सकती है। और वहीं अगले साल 9 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कई अहम मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा की संभावना है कि कई अहम मुद्दे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सदन में खास मुद्दों को उठाने पर चर्चा होगी कि कौन से वो खास मुद्दे हैं जिनको उठाया जाए और कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरा जाए। इसी पूरी प्लानिंग पर, केंद्र सरकार को घेरने की प्लानिंग पर आज कांग्रेस मंथन करने जा रही है। चलिए बात करते हैं कोरोना की। चीन में कोरोना ने एक बार फिर से कोहराम मचाया है। जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है और इसी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री महामारी की स्थिति की समीक्षा करेंगे। और आज सुबह यानी 11 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कोरोना के हालातों को लेकर समीक्षा करेंगे। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में कहा गया है कि जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया, ब्राजील और चीन में मामलों में अचानक तेजी को देखते हुए देश में पाए जाने वाले पॉजिटिव केसों के सैंपल्स की जीनोम सिक्वेंसिंग कराना जरूरी है ताकि कोरोना के खतरनाक नए वेरिएंट को ट्रैक किया जा सके। तो मामलों में देखिए इजाफा होने लगा है और खासकर अगर हम चीन की बात कर लें तो वहां पर भी मामलों में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है उसने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। और अगर हम भारत की बात कर लें तो यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसी पर जोर देने का आग्रह किया गया है। कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक भी की जा रही है क्योंकि मामलों में अचानक से वृद्धि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसकी समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। आज सुबह 11 बजे समीक्षा बैठक रखी गई है। केंद्र ने दरअसल कई राज्यों को चिट्ठी लिखी है और वहां पर किस तरह के हालात हैं, मामले किस तरह से आ रहे हैं, उसकी समीक्षा करने के लिए कहा गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग पर थोड़ा जोर दिया जा रहा है यहाँ पर क्योंकि कई देश ऐसे हैं, चीन है, जापान है, जहां पर मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। और चलिए अगली खबर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से है, जहां पर आपको बता दें कि आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और जहां बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव करेगी जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व संभालेगा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 68 में से 25 सीटों पर ही जीत मिली और इसीलिए बीजेपी नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने के लिए विधानसभा में पात्र है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक होना है। 3 दिन तक चलने वाले सत्र से पहले बीजेपी को अपना नेता चुनना है। हिमाचल बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक भी धर्मशाला पहुंचेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक की मौजूदगी में ही विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायक दल के नेता का चयन होगा और माना यह जा रहा है कि बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के स्थान पर किसी दूसरे नेता को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दे सकती है और इसके पीछे बीजेपी की खास रणनीति बताई जा रही है। हिमाचल में बीजेपी विधायक दल नेता की रेस में पूर्व अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती और पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन चारों लिए देखने वाली बात होगी और हैरान भी करने वाली बात होगी जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगर हम बात कर लें, जयराम ठाकुर का कद इतना बढ़ गया है कि उन्होंने अपनी सीट जो है वो कभी नहीं गंवाई है। खासतौर पर उनका जो अपना इलाका है उस सीट पर अगर हम बात करें तो आज तक कभी भी उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा है। 27 साल से लगातार वो वहां पर काबिज थे अपनी सीट पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी उनको साइडलाइन करती है तो वो कौन सा चेहरा बीजेपी के पास होगा जो जयराम ठाकुर को टक्कर दे सकता है, क्योंकि हिमाचल की स्थिति में जयराम ठाकुर का कद बहुत बड़ा है और बहुत ऊंचा है।
लेकिन अगर हम देखें तो जयराम ठाकुर नहीं तो कौन, क्या सतपाल सिंह सत्ती जिनका नाम माना जा रहा है कि वो रेस में हो सकते हैं, उन्हें आगे किया जाएगा? क्योंकि अगर हम जयराम ठाकुर की बात कर लें तो आपको याद होगा जिस दौरान चुनाव प्रचार चल रहा था, लगातार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार पीठ थपथपाई थी जयराम ठाकुर की और कहा था कि ये व्यक्ति सबसे खास है, बेदाग छवि वाले जयराम ठाकुर। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं चारुल कि दरअसल धर्मशाला में बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो होने जा रही है। आपको हम बता दें कि विधायक दल के नेता के चुनाव पर आज जो है वो चर्चा होने जा रही है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का चुनाव जो है वो इस बैठक के बाद किया जाएगा चारुल। और बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक भी शामिल होने वाले हैं। 22 से 24 दिसंबर तक हिमाचल शीतकालीन सत्र चलने वाला है। हिमाचल में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। कांग्रेस इस बार यहां पर कमाल कर गई और कांग्रेस सत्ता तक पहुंच गई। लेकिन अगर हम बात कर लें तो बीजेपी के लिए ये जोर का झटका था, लेकिन जो नतीजे हैं उन्हें स्वीकार करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। विधायक दल के नेता के नाम पर आज चुनाव होना है, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को रेस में नहीं रखा गया है और उसके बाद कई नाम हैं, सतपाल सिंह सत्ती भी नाम है जिन्हें रेस में रखा गया है। तो देखना होगा कि आखिर किसके नाम पर मोहर लगती है। केंद्रीय पर्यवेक्षक इस दौरान मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी में ही ये चर्चा होनी है। बिल्कुल, तो हिमाचल में बीजेपी ने, आपको याद होगा कि 25 सीटें जो थी उस पर जीत हासिल की थी और अब ये अहम बैठक आज होने जा रही है। देखना होगा कि प्रतिपक्ष का नेता जो है, तमाम लीडर्स किसके नाम पर, किसके चेहरे पर मोहर लगाएंगे। तो आपको बता दें कि नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान जो है वो चलाया जाएगा। सीएम रेड्डी ने हर मंगलवार बैठक के निर्देश दिए हैं। कॉलेजों के सामने नशा मुक्ति करने के होर्डिंग जो है वो लगाए जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और कॉलेजों में नशीले पदार्थों के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। सीएम ने एसईबी के टोल फ्री नंबर के संबंध में कॉलेज और विश्वविद्यालय के सामने होर्डिंग लगाने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि हम अपने बच्चों को ऐसे कॉलेजेस में भेजना चाहते हैं जो नशीले पदार्थ से मुक्त हो। अगले 3 या 4 महीने में राज्य को नशीले पदार्थ से मुक्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने एसईबी और आबकारी विभाग को निर्देश दिए हैं। कैंप कार्यालय में समीक्षा बैठक के दौरान सीएम जगन मोहन रेड्डी ने दोनों विभाग के अधिकारियों को राज्य में शराब और अन्य नशीले पदार्थ के निर्माण और आपूर्ति को खत्म करने के लिए रणनीति तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए हर मंगलवार को बैठक करने के निर्देश दिए हैं। तो सीएम रेड्डी ने हर मंगलवार बैठक के निर्देश दिए हैं और अब नशे के खिलाफ अभियान जो है वो चलाया जाएगा और हर मंगलवार बैठक भी होगी। कॉलेजों के सामने बाकायदा नशा मुक्त करने के होर्डिंग्स जो है वो लगेंगे और नशे के खिलाफ ये जागरूकता अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और इसकी शुरुआत की जा रही है। और अब सीएम रेड्डी हर मंगलवार को बैठक करेंगे इसको लेकर के कि क्या अपडेट है कॉलेजों के सामने, खासतौर पर जहां पर नई उम्र के बच्चे, युवा बच्चे जो जाते हैं, क्योंकि नशे की लत उनको सबसे ज्यादा लगती है। लिहाजा नशे के खिलाफ अब जागरूकता अभियान जो है वो चलाया जाएगा, इसकी शुरुआत होने जा रही है। और अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर की। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने नगर निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सिटी सीओ आयुष विक्रम सिंह ने पुलिस बल के साथ मतदान बूथ का निरीक्षण किया। बता दें कि निकाय चुनाव में जनता को मतदान करने में कोई परेशानी ना हो, इसकी व्यवस्थाएं की जा रही है। तो तस्वीर आप देखिए किस तरीके से सिटी सीओ जो थे वो मतदान बूथों पर पहुंचे और यहाँ पर जो नगर निकाय के चुनाव की तैयारियां शुरू हुई हैं उनका हालात का जायजा लेते हुए नजर आए। साथ ही साथ पुलिस बल जो है वो जोरों से तैयारी कर रहा है, प्रशासन पूरा अलर्ट है। सिटी सीओ जगह जगह मतदान बूथों पर पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने निरीक्षण किया कि आखिर नगर निकाय को लेकर ये जो बूथ हैं वो कितने तैयार हैं, जो यहाँ अधिकारी हैं उनकी तैयारियां कैसे चल रही हैं। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनको सेंटर बनाया गया है और कुछ जगह सरकारी ऐसी हैं जिनको सेंटर्स बनाया गया है। तो सिटी सीओ मतदान बूथों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। झारखंड के लातेहार में प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया और थाना चौक पर पुतला फूंका। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सूबे की सरकार युवाओं को नौकरी नहीं देकर छल रही है। इसके साथ ही प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने झारखंड में बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं को लेकर विरोध भी जताया। पुतला दहन का नेतृत्व युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी और जिलाध्यक्ष हरिकृष्ण सिंह ने किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी ने कहा कि युवा सरकार को बर्खास्त कराने के लिए आंदोलन करेंगे और वहीं जिला अध्यक्ष हरिकृष्ण ने हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा झारखंड में अराजकता फैल चुकी है।
तो देखिए ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया और इसके साथ ही थाना चौक पर पुतला फूंका गया। युवाओं के साथ छल कर रही है सरकार। इस प्रदर्शन के जरिए ये कहा गया है बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से, और इसके साथ ही कई सारे आरोप लगाए गए। कहा कि लव जिहाद को लेकर सरकार का कोई स्टैंड नहीं है, युवाओं के साथ छल किया जा रहा है, और इसके साथ ही कई आरोप इस प्रदर्शन के जरिए लगाए गए हैं सरकार पर। लातेहार से प्रदर्शन की तस्वीरें, थाना चौक पर पुतला फूंका गया और विरोध दर्ज कराया गया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कर्नाटक बीजेपी के विधायक रमेश जरकीहोली और के.एस. ईश्वरप्पा गैर हाजिर रहे। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि सत्र में शामिल न होने वाले विधायकों का बहिष्कार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सीएम बोम्मई ने दावा किया कि ईश्वरप्पा ने मंत्री बनने की इच्छा पर कोई बयान जारी नहीं किया है। आगे बोलते हुए सीएम ने कहा कि बहिष्कार नहीं है। ठेकेदार की मौत के मामले में फंसे के.एस. ईश्वरप्पा को क्लीन चिट मिलने के बाद मैंने आला कमान से चर्चा की, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा। और अब बात करेंगे महोबा में सर्दी और शीतलहर के प्रकोप की। दरअसल इससे बचने के लिए नगर पालिका ने स्थायी और अस्थायी रैन बसेरों की व्यवस्था की है, और वहीं अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार ने औचक निरीक्षण किया। वहां पर मौजूद कर्मियों को और बेहतर व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। बता दें कि शहर में 4 रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसमें राहगीर और अन्य लोगों को रुकने की व्यवस्था की गई। साथ ही 15 जगह पर अलाव जलाए जा रहे हैं। उधर कर्नाटक के गदग जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। गदग के हदली गांव के एक स्कूल में संविदा पर काम करने वाले शिक्षक ने चौथी कक्षा के छात्र को लोहे के रॉड से पीट कर मार डाला। और इसी स्कूल में शिक्षिका के तौर पर काम करने वाली बच्चे की मां जब उसे बचाने पहुंची तो टीचर ने उस पर भी हमला किया। हमले में शिक्षिका को भी गंभीर चोटें आई हैं। आरोप है कि छात्र की लोहे की रॉड से पिटाई करने के बाद सन की शिक्षक ने उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया। आरोपी शिक्षक का नाम मुथप्पा हुडगली बताया जा रहा है, और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी टीचर फरार बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक यह घटना नरगुंड तालुक के हदली गांव में हुई है। फिलहाल घायल मां को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और पुलिस आरोपी टीचर की तलाश में जुट गई है। तो ऐसे मामले पहली बार नहीं आए हैं। पिछले काफी दिनों से इस तरीके के मामले अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे हैं, जहां मासूमों को टीचर जो है इतनी बेरहमी से पीट रहे हैं, और कई मामलों में बच्चों की मौत तक हो गई है। बिल्कुल, अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।